रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह तेलंगाना में धुआंधार प्रचार चल रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने झटका दिया है बीआरएस की राय 2 योजना को। और हम आगे चल करके देखेंगे कि क्या कुछ है इस वक्त में, लेकिन इस समय सीधे लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर जो टनल सुरंग हादसे को लेकर जो बचाव कार्य चल रहा है उस पर जानकारी दे रहे हैं। ये 1 ग्राउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है हेड तक पहुंचा जा सके और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, आप लोगों को फोटोज भी कुछ शेयर की गई हैं। आई थिंक आपको मीडिया ग्रुप के अंदर सभी को फोटोज मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपनी अपनी स्टोर उसमें डाल सकते हैं डिटेल्स के साथ में। तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा, और जरूरत पड़ने पर 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। और जैसे अगर वो पुश होना स्टार्ट हो जाएगा तो यही प्रक्रिया जैसे पहले की थी कि जो भी लोहे की छड़ें, जो सरिये होते हैं या पाइप जो मोटे वाले हैं, जो आप लोगों को पूर्व में बताया गया कि कम से कम काफ़ी हैवी डेंसिटी के पाइप हैं, तो उन सबको काट करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। जिस स्पीड से पाइप का अगर पुश हो पाता है वो आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, तो इस चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन समरीली जो हमारा कल काम था वो उगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। तो संभवतः अभी जैसे अगले हाफ टू 1 आवर के अंदर दे विल ट्राई, जो बाकी बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए होगा ना, पुश करेंगे, तो दे विल ट्राई टू डू दैट। तो वो सारा पार्ट जैसे आगे प्रोग्रेस होता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस जो भी आते हैं उसके अनुसार वो अपना आगे का जो भी प्रोग्रेस के साथ में जो अल्टरनेट ऑप्शन है, प्लान ए ही चलता है तो प्लान ए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्लान बी, अदरवाइज प्लान सी, वो सारे के सारे दे विल एक्सप्लोर दैट। बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस पे हैं, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर, और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। तो सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए, जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमडी सर से कि ये आपको आगे की उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी, नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है, अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है, हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है, और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं, उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें जो कल
कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ जी सर ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और इसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही AI से वो AI से है, मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज सर, में सर, सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट हमारी एक्सपर्ट डिस्कशंस की जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने कहा। सीधा प्रसारण आप उत्तरकाशी से देख रहे थे। सिलक्यारा टनल हादसे पर जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसके अपडेट के बारे में एनडीएमए की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी और इस जानकारी में खास तौर पर यह बताया गया कि कई विकल्पों पर काम चल रहा है। ऑगर मशीन जब अब काम नहीं कर पा रही है तो मैनुअली खुदाई के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है जो कि जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और वहाँ पर इस बीच में तमाम लोग, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, साथ में केंद्रीय गृह सचिव, सभी लोग ग्राउंड जीरो पर उपलब्ध हैं। लगातार इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। तेलंगाना में सियासी दंगल जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना चालू रखने की इजाजत ली वापस। दोपहर 3 बजे तक राज्य सरकार से मांगा है जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। हैदराबाद में अमीरपेट गुरुद्वारे में भी टेकेंगे मत्था। साथ ही कोटि दीपोत्सव में भी होंगे शामिल।
बिहार में नीतीश कुमार ने अब छेड़ा शराबबंदी पर सर्वे का राग। लगातार मुद्दों को बदलते रहने के लिए नीतीश पर सवाल। क्या तेजस्वी के दबाव में कराना चाहते हैं शराबबंदी पर सर्वे? सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमवीरों के लिए पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी। जनरल वीके सिंह ने ताजा हालात का लिया जायजा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। इस्राएल हमास के बीच जारी संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन। जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई तक अस्थायी संघर्ष विराम बढ़ने की जताई उम्मीद, तो वहीं नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस लाना बताया पहला लक्ष्य। और कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, तो वहीं देव दीपावली पर आज 12 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के घाट। तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर सजे गुरुद्वारे। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको तेलंगाना के करीमनगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सब आकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने शुरुआत की है कि नहीं की? अभी चुनाव में पूरा खेल खत्म हो रहा है। आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है। गांव हो शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं, तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है। हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे आप? मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा तेलंगाना में पहली बार, आप सब बोलेंगे आ रही है बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार मोदटी सारी तेलंगानालो बीजेपी ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది। और बीजेपी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल, ठीक है? 10 साल हो गए ना? अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। अब घर में बेटा या बेटी
जब 10 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं, भाई अब उसके दोस्त अच्छे हो, उसकी स्कूल अच्छी हो, उसके टीचर अच्छे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो। ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? और डगर डगर पे मां बच्चों को बताती है कि देख भाई, अब तू 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, अब जरा कुछ जीवन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, यहीं से जीवन शुरू होने वाला है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल मां बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा, ये टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना। ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को, और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया। जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया, तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया, तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी। सीधा प्रसारण करीमनगर से, तेलंगाना से आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी समय जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं और खास तौर पर वो जोर दे रहे हैं कि विकास और गरीब कल्याण जो है वो बीजेपी का पर्याय बन चुकी है, क्योंकि जब भी इसकी बात होती है तो लोग सोचते हैं बीजेपी के ही बारे में। तो बहरहाल इसी से जुड़ी रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि तेलंगाना में धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। तो तेलंगाना में लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी में से एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अभी आप देख भी रहे थे करीमनगर से। तो लगातार ये चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं बड़े नेताओं के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तेलंगाना में 2 चुनावी जनसभाएं और साथ ही हैदराबाद में रोड शो का भी कार्यक्रम है। और इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद के आमिरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेकने, क्योंकि गुरुपर्व है आज, और फिर कोटि दीपोत्सव में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। आज देव दीपावली भी है। पीएम ने की तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना, देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
वहीं महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के केसीआर सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। करीमनगर से पहले उन्होंने महबूबाबाद में ही जनसभा की थी। प्रधानमंत्री ने जनसभा में दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह की भी एक जनसभा और 2 रोड शो का आज तेलंगाना में कार्यक्रम है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी 3 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो का भी तेलंगाना में कार्यक्रम है। बात अगर कांग्रेस की करें तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत उधर केसीआर बीआरएस की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जमकर जुटे हुए हैं। इस बीच तेलंगाना की बीआरएस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना चालू रखने की इजाजत को वापस ले ली है। तो तेलंगाना के महबूबाबाद में आज प्रधानमंत्री ने पहली जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस और केसीआर सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बार बार बीजेपी वहां पर कह रही है कि तेलंगाना को बीजेपी ओबीसी क्लास से पहला मुख्यमंत्री देगी। और उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, जबकि कांग्रेस ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। हम केसीआर के जैसा गारंटी बोलकर देखकर उसको रुकाते नहीं। आप देखिए उन्होंने कितने भरोसा लोगों को दिया, अब सब बंद। चुनाव के दृष्टि से जो करते हैं उसका हम कंडम करते हैं। ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए उनके पास बहुत ये है, दिखाने के लिए उनके पास इतने प्रोग्राम है, लेकिन वो अमल में नहीं आता। कांग्रेस के जितने प्रॉमिस है, हमने जो वायदा किए हैं 7 वायदे, वो पूरा करके दिखाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले बात तो तेलंगाना के प्रचार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर आएंगे। जिस तरह से तेलंगाना में धुआंधार प्रचार चल रहा है, इस बार लगता है कि कम से कम 3 पार्टियां बड़ी जोर लगा रही हैं। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों का धुआंधार प्रचार चल रहा है। छोटी पार्टियां भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और तमाम पार्टियां, लेकिन ये 3 पार्टियां बड़ी जबरदस्त प्रचार कर रही हैं। इस बार तेलंगाना का प्रचार ज्यादा धुआंधार लग रहा है क्या? बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से तेलंगाना का जो अब तक इतिहास रहा है, खासतौर से 10 सालों में तेलंगाना ने जो सियासत अब तक देखी है, वो एक तरफा सियासत ही देखी गई है। लेकिन इस बार जरूर ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई ऐसा कंटेंडर जरूर है जो इस जो लगातार चली आ रही सियासत को चुनौती दे रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि तेलंगाना में जिस तरीके से बीआरएस ने अपनी जड़ें जमाई थी राज्य बनने के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि जो जनता का जो भरोसा उनके पास था, अब उसमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। तभी जो दूसरी पार्टियां हैं वो इतना दमखम दिखा रही हैं। और इस दमखम दिखाने की वजह यही होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं से फीडबैक मिल रहा है। अब चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, दोनों के दावे हैं कि वो राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से धुआंधार प्रचार हो रहा है, जैसे कि अभी हमने भी देखा, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री स्वयं हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के अध्यक्ष
और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जी, जो वहां पर इस बात के पूरे पुरजोर कोशिश में है कि उनकी पार्टी सत्ता में आए। बिल्कुल। और न सिर्फ आए, वो ये भी बता रहे हैं कि ठीक है। विकास के लिए उनकी पार्टी क्यों जरूरी है। ठीक, अब मैं आता हूं चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर। जो रायथू बंधु योजना, जिसको उसकी इजाजत को वापस ले ली चुनाव आयोग ने, उसमें आखिर क्या गड़बड़ी थी और किस तरह से आचार संहिता का उससे उल्लंघन हो रहा था जो चुनाव आयोग ने यह फैसला किया? देखिए लालचंद, जहां तक किसी भी योजना को चुनावों के दौरान जारी रखने का जो मसला होता है, ये आज का नहीं है। चुनाव आयोग इस पर पहले भी कई बार इस पर अपने फैसले देता रहा है जी। तमाम योजनाओं को रोके जाने की जब मांग होती है तो आयोग इस बात की तस्दीक देता है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि जो योजनाएं जिस स्वरूप में चल रही हैं, पहली बात वो तो उसी स्वरूप में जारी रहे। तीसरी बात ये कि इस योजना का राजनीतिक लाभ आप खुलेआम जनता के बीच में नहीं लेंगे। सबका जब उल्लंघन वहां पर होता हुआ दिखाई दिया, तो सत्ताधारी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में साफ कहा कि इस योजना के जरिए हमने कितना पैसा खर्च किया है और हम इसमें क्या क्या और करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा कोशिश थी जो सत्ताधारी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए वोटर को लुभाने की कोशिश की, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा वायलेशन है। और जब इसकी मीडिया रिपोर्ट्स आई, तमाम राजनीतिक दलों की कंप्लेंट्स आई, उसके बाद आयोग ने यह फैसला लिया कि जब तक एमसीसी लागू है, जहां पर चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक इस योजना पर रोक रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अब बारी है आज की खास चर्चा की, और आज की जो खास चर्चा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ों को करने के बाद अब शराबबंदी पर सर्वे कराना चाहते हैं। लेकिन क्यों? जाति गणना रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ जातीय सम्मेलन में जुटे हुए हैं एक तरफ, क्योंकि पिछले दिनों जरासंध महोत्सव किए, उसके बाद भीम संसद किया और उनके जरिए अपनी लोकप्रियता आंकने के साथ नीतीश मिशन 2024 को लेकर जातीय गोलबंदी में जुटे हुए हैं। तो दलितों के महासम्मेलन में उन्होंने 2005 से पहले बिहार की हालत का जिक्र करते हुए सुशासन लाने का दावा भी किया। तो एक तरह से कहिए तो आरजेडी के शासनकाल पर हमला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराए जाने की बात कहकर नई सियासत का आगाज कर दिया है। एक नया मुद्दा ले आए। तो जाति गणना की तरह इस वाले यानी शराबबंदी वाले सर्वे में भी कर्मचारी लोगों के घर घर जाएंगे और शराबबंदी पर उनकी राय को जानेंगे। आंकड़े देखिए तो सिर्फ इसी साल शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब करीब 10 महीने में ही 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और शराब माफिया इस बीच बिहार की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा है और लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। तो सवाल नीतीश के शराबबंदी सर्वे को लेकर भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की शराबबंदी को फ्लॉप आइडिया मानते रहे हैं। तो क्या उन्हीं के दबाव में नीतीश ऐसा करना चाहते हैं क्या? बिहार के विभिन्न जेलों में शराबबंदी कानून के तहत 5 लाख लोग बंद हैं, और उसमें जरा देखिए ब्रेकअप देखिए कि किस समुदाय से कितने हैं। आंकड़े के लिहाज से बंद कैदियों में 27% तो एससी समुदाय से हैं और 34% पिछड़े वर्ग से हैं। ये आंकड़े हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां जातीय आंकड़ों की बहुत ज्यादा बात होती है। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात के पीछे शराबबंदी एक प्रमुख वजह है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि कई जगह से उन्हें कुछ कमाई होती है। नीतीश ने भीम संसद में दावा किया है कि सर्वे में गरीब तबकों को वो 2 लाख रुपए देने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। ये शर्त जोड़ दिया। ठप पड़े हुए उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून तो बना दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां 1% सरकारी सेवा है, वहां 75% आरक्षण में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पर मौन साधे हुए नीतीश कुमार क्या बिहार में पूंजी लगाने की स्थिति बना पाएंगे? कोई वहां जाकर निवेश करेगा? और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यही माना जाएगा कि नीतीश कुमार सिर्फ मुद्दे बदल बदल कर लोगों को भरमा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं
साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार गोल पोस्ट बदल। धनंजय गिरि जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से, जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये लगातार लगता है एक श्रृंखला सी चला दी है नीतीश कुमार ने, जातिगत गणना की रिपोर्ट, उसके बाद आरक्षण बढ़ाने का दायरा, विशेष राज्य का दर्जा, शराबबंदी पर सर्वे, मतलब गिनाते जाए तो 2-4 और आ जाएंगे। लगता है ऐसा है कि बार बार नीतीश जी क्या गोल पोस्ट बदल रहे हैं क्या, और उनको किसी एक मुद्दे पर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा असरकारक असरदार मिशन 2024 के लिए ये मुद्दा नहीं होगा, इसीलिए वो कई सारे मुद्दों का एक कॉकटेल बना रहे हैं क्या? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने आपने गिनाए हैं मुद्दे, उसके मुद्दे का मतलब ये है कि क्या आप सीधे एक सवाल पूछ सकते हैं क्या नीतीश कुमार सच में बहुत दबाव में है क्या? तो ये दबाव में जो उनके होने का कारण है कि लगातार ये 17-18 साल से एक चीफ मिनिस्टर जो सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे, आज नीतीश कुमार अपने ही शराबबंदी को लेकर सर्वे की बात कही है जो अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे जी। अब नीतीश कुमार ये शराबबंदी को लेके बिहार में जिस तरह से जाति गणना की सर्वे हुई थी, उसी तरह का ये सर्वे होगा, उसी मॉडल का, जो लोगों से दरवाजे पे जाके नॉक करेंगे और पूछेंगे कि आप शराबबंदी से आपको फायदा मिला है या आपको नुकसान हुआ है। शायद नीतीश कुमार के उस सर्वे में वो नहीं आएगा। जो अभी बिहार में कम से कम 4 लाख से ऊपर जो लोग हैं जो शराबबंदी के आरोप में, विभिन्न आरोपों में वो जेल में बंद हैं, उनके बारे में शायद इस सर्वे में रिपोर्ट हो न हो, लेकिन ये भी बताने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई बार एक तरह से इस बात को ये किया है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ में कि जब आपके पास कोर्ट नहीं है, आपको कहा गया कि आप स्पेशल कोर्ट बनाइए अगर आपको शराबबंदी ही लागू करनी है तो, और इतने लाखों लोगों का भी आप सोचिए कि बिहार के जेलों में ठसाठस भरे जेलों में अब जगह नहीं है, और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में जमानत के लिए याचिकाएं जो है वो अंबार बना पड़ा है। नीतीश कुमार इस समस्या को दरकिनार करते हुए ये सर्वे करा रहे हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए कि वो दिखा रहे हैं कि हमने जो मॉडल लाया था बिहार में वो एक सक्सेस मॉडल है। लेकिन ये दबाव शायद आरजेडी की तरफ से है कि जब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव हर बार जब कभी भी शराबबंदी की बात होती थी तो वो कहते थे कि ये फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि बिहार में जो जहरीली शराब से ही देखें कि पिछले इस साल में कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वो कौन सरगना है जिस पे अभी तक बिहार सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है? वो कौन लोग हैं जो गांव से लेके शहर तक में शराब पहुंचा रहे हैं? तो ये जब सारा कुछ हो रहा है तो नीतीश कुमार क्या इन सब चीज़ों को लेके जो जाति गणना के बाद जो ये शुरू किया है एक तरह से महासम्मेलन, आपने देखा पिछले हफ्ते उन्होंने जरासंघ का सम्मेलन का उन्होंने किया था राजगीर में, अब है इसके बाद अभी ये सम्मेलन भीम सम्मेलन जो उन्होंने पटना में किया है। तो ये उनको लगता है कि ये जाति गणना का कार्ड उनका ऐसा चल पड़ा है कि वो जातीय ध्रुवीकरण में अलग अलग जाति के टोले बताते हुए दिखते हैं। ठीक, लौटता हूँ आपके पास और मैं धनंजय जी के पास भी आऊँगा, लेकिन पहले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, लगातार मुद्दे, 2 बातें, एक तो लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए मुद्दे आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि शराबबंदी पर सर्वे क्या कहीं ना कहीं ये आरजेडी और तेजस्वी के दबाव में हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी सकारात्मक राजनीति करते हैं और एक कुशल प्रशासक के अलावा एक समाज सुधारक के रूप में भी हैं। उन्होंने शराबबंदी की, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, तो उनके एक सकारात्मक कदम को आप अगर शक की निगाह से दिखवाने का कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व के प्रति जालती हो। आप इसके पीछे जाएं कि एक जातीय गणना जो हुआ उसके आधार क्या था? आधार ये थे कि हम जब तक ये जानेंगे नहीं कि कौन सी जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है, कितने संख्या में है और कौन से इलाके में है, तो हम लोग कल्याणकारी योजनाएं जो बनाएंगे तो उसका वो लाभ कैसे उठाएंगे। और हाल के दिनों में ये भी बात आ गई थी कि सवर्ण की स्थिति भी गिरी है,
तो इसलिए किसी जात विशेष के लिए नहीं था। जिस व्यक्ति की जिस जात की स्थिति गिरी है उसका आकलन हमने किया। आकलन के अलावा आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात तो आप कहते हैं, तो जब सवर्णों की भी स्थिति काफी गिरी हुई है तो आपने आरक्षण उनके लिए भी क्यों नहीं बढ़ा दिया? उनके लिए तो आरक्षण बढ़ाया नहीं, दूसरे के लिए बढ़ाया आपने। जरा आप समझे नहीं। जब आकलन हुई स्थिति की तो जो उनको था जितनी संख्या, तो संख्या के मुताबिक हमने आरक्षण बढ़ाया, पूरे मुताबिक नहीं, लेकिन हाँ संख्या करीब करीब। और सवर्णों का संख्या जितना सवर्णों को आरक्षण था उसके समानुपातिक था, तो वहां बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन हाँ 94 लाख गरीब परिवार को प्रति वर्ष 2 लाख रुपया 5 साल के लिए, और केंद्र सरकार चाहेगी तो आगे भी। तो जाति देखकर गरीबों को आगे बढ़ाएंगे क्या? चाहे वो दलित हो, चाहे संख्यक हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सब गरीबी को उत्थान के लिए काम किया गया। इसके साथ ही जो आवासहीन थे, आवासहीन को आवास देने की योजना की गई। तो आरक्षण के मतलब ये हुआ कि बाकी सारी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों को मिलेगा, लेकिन आरक्षण बढ़ाया जाएगा सिर्फ एक विशेष वर्ग का, ये कह रहे हैं। नहीं, ये भी आपका कहना कहीं ना कहीं आपका मतलब जो टोन है, मैंने कहा ना आपको स्पष्ट किया कि जिस जाति, जैसे कहा सबका कहाँ बढ़ा, सबका तो बढ़ा नहीं, लेकिन जिस जाति अति पिछड़े की संख्या ज्यादा थी, जहाँ वो काफी ज्यादा थी, तो थोड़ा उसमें बढ़ाया गया। दलित की थी, दलित को किया गया। सवर्णों के पास जो आरक्षण की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उनकी संख्या उससे मैच खाती थी, तो वहां जरूरत महसूस नहीं की गई। आप जात में और वर्ग में विभेद, तो सवर्णों के पास कौन सी आरक्षण व्यवस्था है? वो जो 10% है वो तो जनरल का है ना, उसमें सब लोग आ सकते हैं। वो जो 10% गरीबों का आरक्षण है उसमें तो सभी सामाजिक वर्ग से लोग आ सकते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। सवर्णों के लिए 10% जो है वो सवर्णों के लिए नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोई भी हो सकता है, समाज का कोई भी वर्ग आ सकता है। आप समझने की कोशिश नहीं किए। तो सवर्णों में जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनको नहीं मिलेगा उसका लाभ क्या? उनको भी मिलेगा, उनको ही नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया तो वो सिर्फ ओबीसी को मिलेगा। ये जो 10% गरीबों का आरक्षण है ये सिर्फ सवर्णों को नहीं मिलता है। ये जो भी आर्थिक रूप से गरीब हैं, वो चाहे किसी दूसरे धर्म के भी हो, उनको भी आरक्षण मिलेगा। वो जनरल क्लास के लिए। तो आपको समझ जाएगा, आप समझने का प्रयास कैसे समझ जाएगा। जो दलित हैं वो दलित को तो आरक्षण का है ही, वो इसमें क्यों आएंगे? उनको तो आरक्षण है ही, वो इसमें क्यों आएंगे? लाल जी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आपने उठा लिया है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ विनोद जी। और ये ठीक है आप समझने का प्रयास करें। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। ये आप समझिए कि वो सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। जैसे ओबीसी के लिए सिर्फ रिजर्व है ना, उस तरह से, या SC ST के लिए रिजर्व है, उस तरह से वो 10% सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बात समझने का प्रयास देखिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं वो जनरल ओपन सीट पे वो आ सकते हैं, लेकिन उनको अपना जब रिजर्वेशन है तो वो EWS में क्यों आएंगे? ठीक है क्यों आएंगे? ठीक है, यानी उसमें आप जो है उसमें आप ये प्रैक्टिकलिटी पर जा रहे हैं कि भाई उसमें क्यों आएंगे। चलिए मैं आता हूँ, हालांकि आज मुद्दा दूसरा है हमारा। धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी बोलने दे, एक मिनट। हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपने कहा दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा माननीय नीतीश कुमार जी ने आंतरिक संसाधन से विकास के पंख लगा रखे हैं। पुल पुलियों का जाल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण की बात करें। रघुराम राजन की रिपोर्ट क्या कहती है यूपीए सरकार के दौरान? रघुराम राजन की रिपोर्ट विशेष राज्य के मुद्दे पर जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? यूपीए सरकार में आपके भागीदार लालू यादव थे ना, उसमें उन्होंने स्वीकार किया ना उस रिपोर्ट को। मैं आता हूँ आपके ऊपर। आप कागजों के बाजीगरी को अगर छोड़े तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने आंतरिक संसाधन से विकास में पर लगा रखे हैं। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार आप जानते हैं कि ये नहीं मिल सकता मौजूदा प्रावधान के तहत।
मौजूदा प्रावधान के तहत ये नहीं मिल सकता। यूपीए सरकार के दौरान रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट कहती है। मैं लौटता हूँ धनंजय जी। अगर नहीं मिल सकता तो अपने वो नहीं मिल सकता तो मिलने की व्यवस्था करें। ठीक है, ठीक है, से हमारा डिमांड है कि मिलने की व्यवस्था ये व्यवस्था करवाना चाहिए था लालू यादव को यूपीए के टाइम में। धनंजय गिरी जी, मैं लौटता हूँ। धनंजय जी, ये बताइए कि ये क्या तेजस्वी यादव के दबाव में, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहे, आप जानते ही हैं, तो क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से कोई दबाव है नीतीश जी के ऊपर कि एक और नया मुद्दा लेकर आ गए? पहले से बहुत सारे नया मुद्दा लाते रहे हैं वो। देखिए लालचंद जी, पिछड़ों की लड़ाई में एक दूसरे को पछाड़ने का खेल चल रहा है। इसमें बिहार पिछड़ रहा है, बिहार लगातार पिछड़ते जा रहा है। लालू के लालटेन ने जो बिहार में अंधेरा फैलाया, उस अंधेर नगरी के चौपट राजा नीतीश कुमार बिहार को चौपट किए जा रहे हैं। बालू पट्टी में जो रक्त बह रहा है, लगातार रक्त स्नान चल रहा है। नकली बालू और नकली शराब, नकली बालू और नकली शराब का पैरेलल फैलता हुआ कारोबार। आज बिहार में बेरंग बेनूर बिहार में बेरोजगारों की लगातार वृद्धि होती जा रही है। बेकार बंदी करने की जरूरत है, ना कि बोतल बंदी करने की जरूरत है। ये नकली शराब और नकली सरकार, ये दोनों बिहार को बर्बाद किए जा रही है। सरकार के पास देने के काम नहीं है। रोजगारहीन और दिशाहीन युवा पीढ़ी क्या करे? वो लगातार एक। लेकिन धनंजय जी, ये जो नए मुद्दे नीतीश कुमार लेकर आते हैं, इससे आपके मुकाबले की क्या रणनीति है? कैसे नए मुद्दों के मुकाबले करेंगे आप? लालचंद जी, आप सुन लीजिए, न नीतीश जी के आंखों में पानी बची है और न बिहार में कोई जवानी बची है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पलायन है। बिहार आज मजदूर और मजबूरों की फैक्ट्री बन गया है। बिहार के बल से पूरा भारत बुलंद हो रहा है, हर एरिया में वृद्धि हो रही है। लेकिन नाकाम निजाम नीतीश कुमार अपनी नाकामियों का नगाड़ा खुद पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18 साल में मैंने बिहार को कितना बर्बाद किया, ये देख लो। जीएसटी कलेक्शन में -5% पिछले साल के मुकाबले इस साल के बिहार के। लालचंद जी, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। बिहार की पीड़ा को एक बार समझने की जरूरत है लालचंद जी। भाई भतीजावाद हुकूमत से बिहार में बरसों से काबिज है। जो बिहार के पास था उसको भी लूट खाए। बिहार की दीनता दूर करने के बजाय फुसफुसाई करने में लगे रहे। नेतृत्व के कारण बिहार बेमतलब कहीं बर्बाद होता चला गया लगातार। और आप कह रहे हैं बिहार युवाओं को काम देने की जगह नीतीश कुमार काम शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। हम समझ गए। काम के पास देने के लिए काम नहीं है, सिर्फ आपकी बात आ गई, का ज्ञान आपकी बात आ गई कि नीतीश जी की नाकामी, बेरोजगारी, इन सब चीजों को आप हाईलाइट करने वाले हैं। इसी से मुकाबला, उसी को लालचंद जी, उसी को ढकने छुपाने के लिए ये रोज नए प्रयास किए जा रहे हैं। और जातिगत जनगणना से भी जब ये बात निकल के आई, जब अलग अलग जातियों ने अपनी स्थिति बताई कि भाई हम तो तुमसे ज्यादा हैं, हम आपसे ज्यादा हैं। आरजेडी के दबाव में आज नीतीश कुमार हैं, क्योंकि आरजेडी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ के माहिर, और जिस तरह से नकली निजाम नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, और जो नकली बालू और नकली शराब का कारोबार बिहार में जिस तरह से फैला हुआ है। लौटता हूं विनोद जी, जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, सुनील जी की बात पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे उस समय, एक तो वो दे दीजिएगा, और दूसरी बात ये मुझे ये बताइए कि इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं नहीं जो कि लगता है कि आई वॉश के लिए लाए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा, जो हमने अभी टेक्निकल बात की। दूसरी बात ये कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, हमारी रिपोर्ट अभी कह रही है ना कि 1% का सरकारी नौकरी है, उसी में आप 75% आरक्षण देने की बात कहते हैं। कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा जी इससे? लाल जी, डॉक्टर सुनील जी बहुत विद्वान आदमी हैं और हमारे पैनल में आते हैं, काफ़ी तर्कों से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज वो शब्द ढूंढ रहे थे क्योंकि इनके पास में कोई तर्क नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है कि ये जातिगण सर्वे जो उन्होंने लाया और पटल पे रखा विधानसभा में, अब कानून भी बन गया आरक्षण को लेके। इनके पास तर्क ये नहीं है कि इस बात को आप देखिए कि इनके पूरे बिहार में जो सरकारी सेवा का जो उन्होंने सर्वे में बताया था, आर्थिक सामाजिक सर्वे में 1% इनके पास नौकरी है सरकारी सेवा में, और उस 1% नौकरी में वो 75% के आरक्षण की बात करते हैं। डॉक्टर साहब उसमें समझा रहे थे कि जनरल भी गरीब है, ये भी गरीब है, उसमें जो सामान्य है वो जाएगा। तो सामान्य जाए या ओबीसी जाए या एबीसी जाए या कोई भी समाज जाए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, तो सृजन तो नौकरी की हुई नहीं। आप सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप सिर्फ चेंज इसलिए कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था डॉक्टर साहब वाले, आप सुने इस चीज़ को कि आप हमारे मुद्दे को आप बड़े फिलॉसफी में ले गए थे। हम लोग इस बात की चर्चा करने के लिए हैं यहाँ आज
कि सवाल इस बात को है कि नीतीश कुमार को जरासंध सम्मेलन और जयंती करने की जरूरत, भीम सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जातिगत जो टोले बना रहे हैं अलग अलग, वो अपने जातिगत जनगणना का जितनी भी तारीफ करते हुए समाज के बीच में जा रहे हैं, उसका वो रिजोनेंस उनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि समाज, उन्होंने जो बात अभी गिरी जी बता रहे थे कि बात आप देख लीजिए ना कि फायदा में अभी छठ का पर्व खत्म हुआ और देखिए सारे ट्रेन से भर भर के लोग जा रहे हैं, सुदूर दक्षिण से लेके उत्तर से लेके हर कोने में जहाँ से वो आए थे जा रहे हैं। हाँ, सही बात। तो ये जब वहाँ रुक नहीं रहे हैं, आप किस इंसान के लिए आप वहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप सेवा का मौका नहीं देंगे, सेवा का मौका अगर देश के कोने कोने में मिलेगा, रोजी रोटी का मौका नहीं देंगे, तो इस तरह की बात जब आप करते हैं तो आपको आपकी बात पे डॉक्टर साहब तरस आती है। कि सवाल सिंपल है कि आप जब बात कर रहे हैं विशेष राज्य करता, सुन लीजिए, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था उसी भीम सम्मेलन में बोलते हुए नीतीश कुमार, एक बार आप बताइए कि आरजेडी के महागठबंधन के वो हैं चीफ मिनिस्टर, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी, आप लोगों ने देखा बिल्कुल है आरजेडी के शासन की और वो पोल खोल खुद रहे थे। तेजस्वी के साथ में भी कई बार बोल चुके हैं, यार जंगल राज तुम लोगों को नहीं पता है किस तरह का था। तो एक तरफ तो वो अपने सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 18 साल के उनके शासन में बीजेपी भी उतना ही, एनडीए के वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, 40-45 एमएलए लेके आते हैं। तो वो जब क्रेडिट के बात में वो खुद को रखते हैं कि हमारा सुशासन बाबू का क्रेडिट है, मैं ये भी मान लिया। तो अगर सुशासन बाबू के क्रेडिट में अगर 5 लाख से ज्यादा गरीब परिवार के, जिसमें 37% उसमें एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से लोग हैं, उसमें 22-24% जो है वो ओबीसी के लोग हैं, तो क्या नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि इनका शराबबंदी आने वाले समय में बैकफायर कर सकता है? जिन परिवारों के कोई सदस्य अगर कमाने वाला जेल में बंद है, अब सोचिए उस परिवार की हालत क्या होगी। और ये सब परिवार को रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसकी गिनती बता रहे हैं, तो ये सीधे है, ये सर्वे वो एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये एक तरह से अपने स्टैंड से सरेंडर करने वाली बात हुई। आपने एक वो कारण बताया कि कहीं बैकफायर ना करे ये। धनंजय जी कोई छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे थे, फिर डॉक्टर सुनील कुमार के पास छोटी सी टिप्पणी कीजिए धनंजय जी। देखिए, नीतीश जी को बिहार की जनता ने जब नकार दिया तो उन्होंने नई नई नौटंकी शुरू किया। बिहार में सरकार और समाज दोनों अदालत में खड़ा है, या तो लोग बेल पर हैं या जेल में हैं, या तो बेल करा रहे हैं, या सरकार के जो नीतीश कुमार के बाद के जो मुखिया हैं वो लोग भी बेल पर चल रहे हैं। बिहार में केवल मजदूरों की फैक्ट्री बनी हुई है। आपने कोई पेपर मिल चालू करा दिया होता है, चीनी मिल चालू करा दिया होता है, कोई मिल चालू करा दिया होता। बिहार आजादी के बाद बिहार दूसरे पायदान पर खड़ा था, आज बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। नई नीचे नीचे की तरफ जिस तरह हुआ बिहार है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जब बुरी तरह से और पूरी तरह से नकार दिया, उसके बाद नीतीश कुमार रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, नई नई नौटंकी करते नीतीश कुमार को, निजाम को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और जो बिहार में तीसरे नंबर का दल बना दिया। तो नीतीश कुमार जो अलग जो ये बल लगा रहे हैं, छल के बल से वापस सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार ये नई नई नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, अब डॉक्टर सुनील जी का जवाब। डॉक्टर सुनील जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि देखिए सरकारी नौकरी की संख्या बिहार में बहुत कम है, पूंजी निवेश बाहर से कोई प्राइवेट इन्वेस्टर करेगा नहीं जैसे हालात हैं, तो सवाल यह है कि कैसे कल्याण होगा वहाँ के गरीबों का, वहाँ के अति पिछड़ों का? क्या मॉडल है, कैसे कल्याण करेंगे आप? लोग भर भर के ट्रेन से बाहर जा रहे हैं वहाँ से। देखिए, सरकारी नौकरियों की संख्या कम है तो नए नए पद हम सृजित कर रहे हैं। आपको समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी होगी, अभी हम लोगों ने लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की है और उसमें सिपाही, शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल सबकी नियुक्ति हो रही है और संख्या हम बढ़ा रहे हैं। जहां तक हो गई इन्वेस्टर की बात, तो अगर आप उद्योग विभाग के वेबसाइट में जाएंगे तो ये धनंजय जी के एक नकारात्मक छवि करने के लिए, ब्रांड बिहार को बदनाम करने के लिए जो भी दलील दे दें, अगर वो आंकड़े पर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रोजगार के इन्वेस्टमेंट का कुछ आंकड़ा आप दे सकते हैं डॉक्टर सुनील जी? कोई आंकड़ा ले लीजिए प्लीज। मैं आंकड़ा आपको दे दूंगा, मगर अभी ऑफ हैंड तो नहीं दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कभी और इस पर करेंगे। कोई एक भी देखिए, ये कह रहे हैं कोई एक भी बता दीजिए कि प्राइवेट निजी निवेश कोई बड़ा निवेश हुआ हो। आप एक क्या बात करते हैं, आपको मिनट में बताएंगे, सुनिए ना जी। अब अरे आज के जमाने में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कोई एक पर, कोई एक बता दीजिए, बड़ा जोर दे रहे हैं बताने के लिए। अच्छा, ठीक है, अब डॉक्टर सुनील जी की बात आने दीजिए। मतलब सिर्फ नौटंकी धनंजय जी, अब डॉक्टर सुनील जी की बात आने दीजिए।
लालचंद जी, आप लोगों ने नौटंकी करना बंद कर दिया। आप लोग कहते हैं नीतीश हो क्या, अब नीतीश कुमार करने लगे। अच्छा ठीक है, नौटंकी की जगह नीतीश आप कुमार डॉक्टर करने सुनील जी लगे। की बात आने दीजिए। डॉक्टर सुनील भाजपा के जी, लोग को हिंदू मुस्लिम और ये जोर से बोलने का लाउड संस्कृति आप ही का हो सकता है। मैंने कहा कि आपको अगर जानकारी इकट्ठा करनी है और आप ज्ञान पिपासु हैं तो आप उद्योग विभाग के वेबसाइट पे जाइए और तभी आपको अंदाज होगा, क्योंकि हवा में बात करने से कोई एक बता दे, रेटोरिक में बात करने से नहीं होगा, नहीं होता। ये एवरी इंफॉर्मेशन इज वन क्लिक अवे, ज्यादा दूर नहीं होता। आप वो करिए। और धनंजय गिरी जी जो बता रहे हैं हर चीज में नकारात्मक चीज, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आपके साथ हम थे, आपके साथ थे तो सब ठीक था, और आपसे धनंजय जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। बदला नहीं नहीं, आता मैं है। पूरा जवाब देता हूँ। हाँ छोटा सा, बिंदुवार जवाब दे देता हूँ। हाँ। पहली बात, इस पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम कहा किसने? अभी तो दूसरी हमने बात- कहीं नहीं की, बिल्कुल नहीं की। नहीं, हम तो विकास पे सुनील जी बात ने कर कहा, रहे हैं। जदयू ने कहा, जदयू के नेता ने कहा कि उनका एजेंडा ही यही। मैंने दूसरी कहा कि बात, आप जाति केवल जाति नकारात्मक कौन कर रहा है? करेंगे या हिंदू मुस्लिम की जाति राजनीति कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति किस कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, इस देश को विशेष? उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा विशेष, अपनी लगाऊंगा ताकत अशेष, और उन्होंने बना दिया 11वीं इकोनॉमी को 5वीं इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि तीसरी बनाऊंगा, 2047 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि होते पार में ना दादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिहार की बर्बादी, मुझे बनाओ विशेष, लालू ने लूटा आया शेष, मैं भी लूट सकूं कुछ बचा हुआ शेष। ये नीतीश कुमार का है संदेश, और नीतीश कुमार के इस संदेश को ये नई पीढ़ी, नई जनता, बिहार की पढ़ा लिखा युवा जान रहा है, और नकार दिए गए निजाम नीतीश कुमार के लिए न कोई जगह बची है, न कोई नाम बचा है। ठीक, बस उम्मीद यही करते हैं कि बिहार। हाँ, आप कोई छोटी सी टिप्पणी करना चाहते थे? लाल जी, बस मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था। वो अभी कल से इनका एक इन्वेस्टमेंट का एक सबमिट भी होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा था वेबसाइट, जो बात आप कह रहे थे उसी की बात में चर्चा करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और जो मैं धनंजय जी जो कह रहे थे गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, उसकी बात तो मैं नहीं उनको डिटो करूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि बात को देखिए, मैं जस्ट सिर्फ नीतीश कुमार को सुना है, मैं उसी की बात से कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब कि उन्होंने कल कहा कि हम जितने भी गरीब हैं, अब बिहार में आप सोचिए कि इन्हीं के सर्वे में 95 लाख गरीब है। आप सोच सकते हैं वो गरीब कैसे हैं, जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है। 32 साल के सामाजिक न्याय में आप सोच लीजिए कि ये गरीबी है, और इस बात को वो मानते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या, वो कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे बाद जो विधानसभा में हमने कानून बनाया है, उसमें हम 2-2 लाख रुपए सब गरीबों को देने जा रहे हैं। अब गरीबों को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए वो विशेष राज्य का दर्जा लाते हैं कि अब वो पैसा केंद्र से आएगा, तब आप सैलरी बांटेंगे, तब आप नौकरी का सृजन करेंगे, और तब जो है आप उस बात के लिए राजनीति करेंगे कि हमने ये किया है। तो बिहार को अपने एक बार खड़े तो होने दीजिए अपने पैर पे, उसके बाद जब आप कहिएगा तब बात बनेगी। अभी समय की कमी है, करते रहेंगे चर्चा। धनंजय जी कभी और भी जुटेंगे तो हम लोग करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, डॉक्टर सुनील जी, विनोद जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब बारी आ गई है रिपोर्टर डायरी के आज के पन्ने की। तो चुनाव आयोग ने तेलंगाना में बड़ा फैसला लेते हुए रायथू बंधु योजना को रोक दिया है। तो आज के रिपोर्टर डायरी में पहला पन्ना, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार का इसी पर विश्लेषण। किसी भी आम चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होते हैं कि कोई भी योजना जो पहले से जारी है उसे शर्तों के साथ आगे जारी रखने की अनुमति दी जाए। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में रायथू बंधु योजना को लेकर चुनाव आयोग ने जो अनुमति दी थी, अब उसे वापस ले लिया है। आयोग का साफ कहना है कि इस योजना को लेकर जो शर्तें दी गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन वहां की सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया गया है। आयोग का कहना है कि तेलंगाना सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान रायथू बंधु योजना को लेकर जो बातें जनता के सामने रखी, वो चुनाव में सीधा लाभ लेने का एक तरीका माना जाए। और इस पर हुई तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक दलों के द्वारा जो शिकायतें हुई, उन सब को देखते हुए आयोग ने फिलहाल इस योजना को चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक रोक दिया है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और अब डायरी का दूसरा पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश के बाहर जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर आपत्ति जताई है। और क्या कुछ कहा है, आइए जाने रिपोर्टर डायरी के इस सेगमेंट में हमारी सहयोगी वैशाली से। बीते दिन यानी 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 107वें एपिसोड में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, जहां प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, प्रोजेक्ट सूरत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कई मुद्दों पर बात की। और इन्हीं विषयों में से एक विषय था, विदेशों में शादी करना जरूरी है क्या। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की, जिसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग भी कहा जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है। इसके तहत लोग अपनी पसंद की जगहों पर शादी करने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उजागर किया कि भारतीय उत्पादों का समर्थन सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शादी विवाह जैसे समारोह में भी इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विदेशों में शादियां आयोजित ना करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर शादी ब्याह मनाए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ ना कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। और अगर आपके मन में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की इच्छा बरकरार है तो हमारे देश में भी कई जगहें ऐसी हैं, जैसे शिमला, गोवा, मनाली, उदयपुर, रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर और भी कई ऐसी जगह हैं जहां आप अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के सपने को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारे देश को भी लाभ मिलेगा। वैशाली शर्मा, डीडी न्यूज़। और अब रिपोर्टर डायरी का अगला पन्ना। आज पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर तमिलनाडु में उनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर एमके स्टालिन ने सिर्फ अखिलेश यादव को ही आमंत्रित किया। तो क्या इससे विपक्षी एकता पर सवाल नहीं उठता? इसी विषय पर सुनते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक का ये विश्लेषण। आज पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर चेन्नई में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है और उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो चेन्नई का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज और पुराना कॉलेज है, वहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाई जा रही है और उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसमें कि विशेष अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह के फैमिली के भी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि INDIA के जो भी घटक दल हैं जिन्होंने ये संगठन बनाया है, चाहे वो मंडल की राजनीति से उपजे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी प्रसाद हो, हेमंत सोरेन हो या मायावती हो, किसी को निमंत्रित नहीं किया गया है। अब इसमें बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था और उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और अंततः अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भला बुरा तो कहा ही और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले दिनों में यानी भविष्य में हम कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। अब हम दूसरे दलों की अगर बात करें, जब स्टालिन ने अखिलेश यादव को बुलाया है विपक्षी दल के नेता के रूप में, तो बाकी सदस्यों को क्यों छोड़ दिया? तो देखना है कि कांग्रेस के जो विरोधी रहे हैं, चाहे वो स्टालिन की पार्टी रही हो, चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, कभी कभार ये कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। अब जब 5 राज्यों का जो परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, उसके बाद ये देखना होगा कि INDIA गठबंधन जो बना है वो कितना टिकाऊ होगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय मुंबई में श्रीमद राजयंत्र की जयंती आत्म कल्याण दिवस के मौके पर शामिल हो रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको इसी कार्यक्रम में। गुरुदेव जी, राकेश जी, I knew of him, but now I slightly know him. He is full of sublimity, emanates light, and I have no doubt
He is changing lives of the people for the better. Friends, India is epicenter of culture. It is nerve center of culture. We have civilizational ethos of more than 5,000 years. During G20, one earth, one planet, one family, Vasudev Kutumbakam. But it is on account of such Mahapurush that we are sustaining it. श्री अभय जसानी जी, आत्मर्पित नेमी जी और सभी महानुभाव, जो कुछ आज मैंने किया, that is honor to me. I am not up to that level कि I could do something to honor the man who has to bless us forever. Memorial mural and the marg will be source of enlightenment to the people by themselves. आज के दिन की खासियत देखिए, श्रीमद् राजचंद्र जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, और अभी बताया गया प्रकाश पर्व भी है. कन्वर्जेंस ऑफ थ्री इंडिकेट आवर कल्चरल डेप्थ. पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा. पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे. इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं. महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे. इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. अभी आप सीधे 10 में देख रहे थे मुंबई से, जहां उपराष्ट्रपति